अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूँ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया भर से लाखों अहले ईमान ने हज की सआदत हासिल कर ली। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी, मग़फ़िरत, रहमत और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं। हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो रहे हैं। मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत और रहमत तलब करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हज की सआदत हासिल करने वाले अहले ईमान को मुबारकबाद। ऐ मुसलमान भाइयों, अल्लाह से डरो, उसकी इताअत करो, और उसका तरीका यह है कि शरीयत की पाबंदी करो और हुदूदुल्लाह का ख्याल रखो, ताकि हम इस्लाह करने वाले कामयाब रहें दुनिया और आखिरत में। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही हमारी निजात है। तफरका डालना और मुनाफरत फैलाना गुनाह है। नेकी के कामों में पहल करो और बुराई से बचो। मुआशरे के कमजोर तबकों की कफालत की जिम्मेदारी नेकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फाक़ियत हासिल नहीं। इख्तिलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करने का हुक्म है। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का मस्जिद नमरा से खुतबा हज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल, माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अयादा। उम्मीद है IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी जल्द फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। वज़ीर आज़म पर उम्मीद है कि IMF के साथ मामलात जल्द तय पा जाएंगे। मईशत के लिए मालियाती और तिजारती खसारा दो बड़े चैलेंज हैं। PTI दौर में मुल्की कर्जों में बेपनाह इजाफा हुआ। IMF के मुतालबे पर पॉलिसी रेट 22% किया है। दिफाई शोबे में अखराजात कम करने की गुंजाइश नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में लाहौर में इजलास, प्री मानसून से मुतालिक तैयारियों का जायजा। वज़ीर आज़म का लाहौर में हालिया बारिशों में निकासी आब के बरवक्त इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार। सैलाबी सूरत हाल में नाकिस कारकर्दगी की इंक्वायरी का हुक्म। आइंदा बारिशों के लिए मुकम्मल तैयारी की जाए। ईद के दिनों में सफाई सुथराई के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई का मामला। आर्मी अफसरान का मोराल पस्त करना भी जुर्म के जुमरे में आता है। फौज का मोराल मुतासिर होने की सूरत में फायदा दुश्मन को होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार। जेरे हिरासत किसी सिविलियन का अभी तक फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तहवील में लिए गए अफराद पर फिलहाल आर्मी एक्ट की शिक 2D2 लगाई गई है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शाहिया आफरीदी ने बेंच पर एतराजात से मुतालिक नोट जारी कर दिया। अदालती निज़ाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर होता है। बेंच की मौजूदा तश्कील पर होने वाले एतराजात सामने हैं। संजीदा बात यह है कि बेंच की तश्कील पर जजेस को ही एतराज है। चीफ जस्टिस को मामले पर दोबारा गौर करते हुए फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। जस्टिस शाहिया आफरीदी। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत। मुल्क और कौम की खातिर जाम शहादत नोश करने वालों को खिराची अकीदत। गोमल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। कौमी अमलाक और तनसीबात को नजर आतिश करने वाले शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट पर पहुंच गया। रूसी जहाज बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज।
जहाज के बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पियर पर लाने के काम का आगाज हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, कुलगाम में एक शख्स को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज का महासर और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर खौफ व हिरास, हुर्रियत क़यादत की मावरा अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत। फाशिस्ट मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्लकुशी पर अमल पैरा है। रूस के सदर पुतिन ने जंगजू ग्रुप वैगनर को 3 ऑप्शन दे दिए। फौज में शामिल हो जाएं, अपने घरों को वापस चले जाएं या बेलारूस भी जा सकते हैं। मगरबी दुनिया अपनी नाकामियों का बदला लेने के लिए रूस में कत्ल गारत चाहती है। वैगनर जंगजुओं की अक्सरियत मुहिब्बे वतन है। सदर पुतिन का कौम से खिताब। रूस और यूक्रेन के दरमियान मशरक़ी और जनूबी महाज पर झड़पें, दोनों मुल्कों की अफवाज के एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले। रूसी लड़ाका तैयारों की बहरा बाल्टिक में मशक़ें। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन में फौजी इमदाद के लिए फंड्स में इजाफे का फैसला। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में। किसी ने खरीदा बकरा और कोई कीमत पूछकर ही पीछे हट गया। छुरियां टोके भी तेज। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होगा। 10 शहरों में मुकाबले होंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान 9 मैच 5 शहरों में खेलेगा। कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत से 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में टाकरा होगा। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत के बाद कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी, पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी एथलीट्स ने 11 खेलों में हिस्सा लिया। 10 गोल्ड मेडल समेत चांदी और कांसी के तमगे भी हासिल किए। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा किया। हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो रहे हैं, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने कहा कि हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज का पैगाम है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसाब। 45 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद और झुलसा देने वाली गर्मी में मक्का मुकरमा से मशरक की जानिब 21 किलोमीटर दूर 33 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत मैदान अरफात में सफेद एहराम पहने लाखों फर्जंदान इस्लाम अपने रब के हजूर पेश हो गए। मैदान अरफात में जबल रहमत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, जहां पहुंचकर मुसलमान गिड़गिड़ाकर बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं, मुनाजात पेश करते हैं। इस मौके पर हर तरफ इंतहाई रिकतामेज मनाजिर देखने को मिलते हैं। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा कि वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं।
اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ انسان کو اس وقت فضیلت ملتی ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اردو ترجمے سمیت دنیا کی متعدد زبانوں میں براہ راست نشر ہونے والے خطبے میں کہا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق رکھیں۔ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے مسلمان آپس میں جڑ جائیں۔ اے مسلمان بھائیو، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرو اور حدود اللہ کا خیال رکھو، تاکہ ہم اصلاح کرنے والے کامیاب رہیں دنیا اور آخرت میں۔ عازمین نے مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ نماز کے بعد میدان عرفات کی فضا ایک بار پھر رکعت آمیز دعاؤں سے گونج اٹھی۔ عازمین غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ سورج ڈھلتے ہی وہ میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی قصر نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عازمین کی آمد و رفت ایک منظم پلان کے تحت کی جاتی ہے۔ میدان عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ میں عازمین رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں اور 70 کنکریاں جمع کرنے کے بعد وہ 10 ذی الحج کو منا واپس لوٹتے ہیں، جہاں جمرات میں بڑے شیطان کی رمی کر کے قربانی کرتے ہیں اور حلق کروا کر احرام کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد باقی 2 دن بڑے، درمیانے اور چھوٹے شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ 12 ذی الحج رات 12 بجے سے پہلے حج کے آخری رکن طواف زیارہ کی ادائیگی لازم ہے۔ حجاج کرام کا 13 ذی الحج تک منی میں قیام سنت ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حج کی سعادت حاصل کرنے والے پاکستانیوں اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ حج کے موقع پر میری بارگاہ رب جلیل میں یہ دعا ہے کہ پاکستان کی تمام معاشی مشکلات دور ہوں اور وطن عزیز ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حج کے موقع پر یہ بھی دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر امت مسلمہ بالخصوص کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی تمام مشکلات دور کرے، آمین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی جلد فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں معاشی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرسٹینا جارجیوا نے پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں وزیر خزانہ اور حکومتی ٹیم کی IMF پروگرام مکمل کرنے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد سے ملک کو معاشی ترقی کی شاہراہ پر واپس لانے کے لیے فوری کوششیں کی۔ اتحادی جماعتوں نے معاشی محاذ پر سخت فیصلے کیے۔ PTI حکومت نے نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا اور معیشت کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھائیں۔ پہلے انتہائی شرائط پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے معاہدہ کیا اور پھر اقتدار کی ہوس میں ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس معاہدے سے انحراف کیا، جس سے عالمی سطح پر نہ صرف ملک کی ساکھ متاثر ہوئی بلکہ معاشی چیلنجز بھی بڑھ گئے۔ اس مرحلے پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا انتہائی اہم چیلنج تھا۔ افسوسناک صورتحال یہ بھی تھی کہ ملک کو معاشی دلدل میں دھکیلنے کے بعد PTI نے ملک کے دیوالیہ ہونے کا نہ صرف پروپیگنڈا کیا بلکہ IMF کے ساتھ مذاکرات کو ختم کرنے کی بھی مہم جوئی کی۔ اس تناظر میں عالمی برادری کا اعتماد حاصل کرنے کے ساتھ معاشی بحالی کے چیلنجز سے نمٹنا آسان کام نہ تھا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے دوست ممالک اور عالمی اداروں کی بد اعتمادی دور کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ گزشتہ حکومت کی بچھائی گئی معاشی بارودی سرنگیں ہٹانے کے ساتھ اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، جو حقیقت میں سیاست سے زیادہ ریاست بچانے کی کاوشیں تھیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ فرانس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا سے 3 ملاقاتیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور معاشی حقائق کے درمیان توازن چاہتے ہیں۔ معاشی بحالی سے IMF اہداف کو بہتر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کی معاشی بدحالی کے بعد بحالی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستانی عوام کو بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ تباہ کن سیلاب نے ان مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ ریلیف ملنا عوام کا حق ہے۔ IMF سے مثبت بات چیت کے نتیجے میں ملک کے دیوالیہ ہونے کا پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا ہے اور کئی ماہ سے عائد امپورٹ پر پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کو درپیش ماحولیاتی مسائل اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مؤثر سفارتکارانہ پالیسی سے دنیا پاکستان کے موقف کو بہتر طور پر سمجھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورہ فرانس اور نیو گلوبل فائنانسنگ پیکٹ سمٹ اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں بھی پاکستان کے موقف کو بھرپور اجاگر کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا دورہ فرانس، نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ میں شرکت اور میزبان ملک کی اعلیٰ قیادت سمیت دیگر عالمی قائدین کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کے زیر صدارت ہونے والی سمٹ میں 50 کے قریب سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ چوتھی گول میز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بعض ممالک کی حفاظت کے لیے بھاری رقوم خرچ کی جا رہی ہیں، جبکہ ہزاروں زندگیوں کو بچانے کے لیے بھاری قیمت پر قرض لینا پڑتا ہے۔ اس لیے ماحولیاتی انصاف کا تقاضا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاونت کی جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس عالمی کانفرنس میں جہاں ماحولیاتی انصاف اور شفافیت کے حوالے سے پاکستان کا کیس مؤثر اور جرأت مندانہ انداز میں پیش کیا، وہیں پر وہ عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بھی بنے رہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی کانفرنس میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ پرجوش ملاقات اور نیک تمناؤں کا اظہار ہو یا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے سیلاب زدگان کی بحالی کے معاملے پر مؤثر گفتگو، پاکستان کا نقطہ نظر بہتر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اس موقع پر یورپی یونین کمیشن کی صدر، اسلامی ترقیاتی بینک کے وفد، IMF کی سربراہ اور ماحولیات کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اور سابقہ وزیر خارجہ جان کیری، جرمن چانسلر، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور چینی وزیر اعظم سمیت دیگر رہنماؤں اور بین الاقوامی فورمز کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے فرانس میں موجود پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی۔ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ماحولیات، قدرتی آفات اور معاشی مسائل سے نمٹنے میں یہ دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شدید بارش میں متعلقہ اداروں کے سست اقدامات نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کیا۔ لاہور میں عید قرباں پر شمالی پنجاب بالخصوص لاہور میں متوقع پری مونسون بارشوں کے حوالے سے تیاریوں پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے حالیہ بارشوں کے دوران لاہور میں نکاسی آب کا مناسب اور وقت انتظام نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ناقص کارکردگی کی انکوائری کا حکم دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومت اور زرعی انتظامیہ نکاسی آب کی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ کوتاہی برتنے والا متعلقہ حکام کو فی الفور معطل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید قربہ کے دنوں میں انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ رہے اور آئندہ دنوں میں متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کے لیے مکمل تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عید کے دنوں میں ممکنہ بارشوں کی صورت میں تمام دستیاب وسائل کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایمرجنسی پلان مرتب کیا جائے، جبکہ شہر میں جلد از جلد نکاسی آب کو ممکن بنانے کے لیے درکار مشینری کے حصول میں درپیش مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں عید کے دوران قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی سخت مانیٹرنگ کرے تاکہ کوئی ممنوعہ تنظیم قربانی کی کھالیں اکٹھی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں شہریوں کے لیے صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ عید اور مانسون کے تناظر میں عوامی سہولت کے لیے خصوصی شکایات سینٹر اور کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھرپور انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ریلوے اور ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنی وزارتوں سے متعلق امور کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اربوں روپے مالیت کے مختلف منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ ایکنگ کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں فلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے لیے نظر ثانی شدہ تخمینے کی منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک توسیع دی جائے گی۔ ایکنگ نے آبپاشی کے شعبے میں سندھ میں ماخی فرش لنگ کینال منصوبے کے لیے فنڈز بھی منظور کر لیے۔ قومی اقتصادی کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور راجن پور میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور کچی کینال منصوبے کی
बहाली के लिए भी फंड्स मंजूर कर लिए। कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वजारत मनसूबा बंदी और इरा को हिदायत की कि न्यू बालाकोट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दोबारा जायजा लेते हुए तकनीकी मसाइल खत्म किए जाएं। इजलास में 36 अजला में स्टेइंग और ग़िज़ाइयत दूर करने का मनसूबा शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। एक्निक ने सिंध कोस्टल हाईवे की तौसी का मनसूबा भी मंजूर कर लिया। इजलास में नारोवाल और नौरंग मंडी को लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक करने के लिए 73 किलोमीटर की 4 रोया शाहरा की तामीर का भी फैसला किया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में सिविल एविएशन डिवीजन और एयर फोर्स सिक्योरिटी फोर्स से मुताल्लिक इजलास हुआ। शुरका को दोनों डिवीजन के इस्तेदार बढ़ाने और मुतल्लिका अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खिदमात की फराहमी को मौसर बनाने के लिए हवाबाजी क़वानीन में ज़रूरी तरमीम पर गौर हुआ। शुरका ने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली से मुताल्लिक इक़दामात का भी जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मालियाती और तिजारती खसारा 2 बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहम इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि PTI दौर में मुल्की कर्ज़ों में बेपनाह इजाफा हुआ और मईशत को दलदल में धकेला गया। पॉलिसी रेट में मजीद इजाफा IMF के मुतालबे पर किया गया। इसहाक डार ने कहा कि वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को पेंशनर्स को रिलीफ दिया गया। 2 लाख माहाना तनख्वाह से ज्यादा वालों पर टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान ईशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. चीफ जस्टिस उमताब बंदयाल ने कहा है कि आर्मी अफसरान अपने बुलंद मोराल के बायस ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। इनका मोराल पस्त करना भी जुर्म के जुमरे में आता है। सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि फौज का मोराल मुतासर होने की सूरत में फायदा दुश्मन को होगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। जेर हिरासत अफराद के घर वालों से बात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत गैर मुल्की राबतों की सूरत में सजाए मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई वकील गिरफ्तार नहीं, ताहम एक सहाफ़ी लापता है लेकिन वो हिरासत में नहीं और बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अदालत ने कहा कि 9 मई के बाद जेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात में पाकिस्तान पेनल कोड की दफात मौजूद हैं। इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इल्ज़ाम ही नहीं, बुनियादी हुकूक मुअत्तल न होने की सूरत में सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात में जेर हिरासत अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तहवील में लिया गया अफराद पर फिलहाल आर्मी एक्ट की शेक 2D2 लगाई गई है। शेक 2D1 का इतलाक बाद में हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त फौज की तहवील में 102 मुल्जिम हैं। जेर तहवील मुल्जिमों के अहले खाना से बातचीत करने और हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होगी।
عدالت نے اٹارنی جنرل کو صحافی عمران ریاض کا پتہ چلانے کا حکم دیتے ہوئے درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے سویڈینز کے خلاف ملٹری کورٹ میں کارروائی کے مقدمے میں بینچ پر اعتراضات سے متعلق نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے نوٹ میں کہا کہ عدالتی نظام کا انحصار عوامی اعتماد پر ہوتا ہے۔ بینچ کی موجودہ تشکیل پر ہونے والے اعتراضات سامنے ہیں۔ سنجیدہ بات یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل پر ججز کو ہی اعتراض ہے۔ سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ پر اعتراضات عائد کیے۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے نوٹ میں کہا کہ چیف جسٹس کو معاملے پر دوبارہ غور کرتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ قائد کے گھر توڑ پھوڑ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی شر انگیزوں کے ساتھ ملک دشمن عناصر جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔ گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کے فیکلٹی ممبرز، طلباء اور طالبات نے ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کا دورہ کیا۔ وفد کو 9 اور 10 مئی کے افسوسناک واقعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جلی ہوئی عمارت کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کرایا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ باشعور قومیں اپنے احساسوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ شرپسندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ آج یہاں پر آ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں ہم کر کے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کریں، نہ کہ اپنے ایسٹس کو جلائیں۔ اور ریڈیو پاکستان تو اسپیشلی بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اس میں ہسٹری چھپی ہوئی ہے اور ساری ہسٹری اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کریں، اپنے پاکستان کی حفاظت کریں۔ جب ہم یہاں پر آئے تو میں یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس بلڈنگ کی اتنی زیادہ بری حالت ہوگی۔ اس کنڈیشن کو دیکھ کر جو ہے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ہم نے تھرو آؤٹ وزٹ کیا، باہر سے اندر سے ایک ایک چیز جو ہے وہ توڑی ہوئی تھی، شیشے، فینس اور سب کچھ مطلب جلایا ہوا تھا۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نائک رجب علی نے 20 مئی 2023 کو جنوبی وزیرستان کے علاقے ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں ہما اقبال۔ نائک رجب علی شہید نہایت نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جاں باز مجاہد تھے جنہوں نے دفاع پاکستان کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ ان کا تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ نائک رجب علی شہید کے سوگواران میں والدین، بیوہ، بیٹے اور بہن بھائی شامل ہیں۔ شہید کے ورثاء نے 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شکر الحمدللہ، اس کی ذات کا بہت شکر ہے کہ میں بھی شہید کا والد، 2 میرے بیٹے کے بیٹے ہیں اور میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے وطن کی خاطر ان کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ علی کی شہادت نہ صرف میرے لیے بحیثیت بیوہ بلکہ میرے بچوں کے لیے، میرے پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہادت میں سمجھتی ہوں کہ ایک سعادت ہے جو محض ایک دن میں نہیں ملتی۔ نائک رجب علی شہید کے ورثاء کا کہنا ہے کہ یہ سعادت خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی رجب علی شہید ہوا ہے اور میں ایک شہید کا بھائی ہوں، اور شہادت ایک عظیم رتبہ ہے۔ جس شہادت کو صحابہ کبار علیہم رضوان جنگوں میں ڈھونڈتے رہے اور حسرت کرتے رہے، وہ انہیں نہ ملی، لیکن یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ میرے بھائی کو الحمدللہ یہ حصہ ملا ہے۔ ہماری عزت ہے اور ہمارا وقار ہے۔ اگر ہمیں وطن کی بقا کے لیے جانوں کا نذرانہ دینا بھی پڑا تو ایک بھائی کیا، ہم سارے بھائی بھی وطن کے بقا کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ نائک رجب علی شہید اپنا آج وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سمندر پار پاکستانیوں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شاندار ریلی کا انعقاد کیا۔ نیدرلینڈز کے شہر روٹرڈم میں رہنے والے پاکستانیوں کی جانب سے کار ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا دل پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان آرمی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جو لوگ اس بارے میں منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری آج کی جو ریلی نکل رہی ہے یہ اظہار یکجہتی ہے
पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के साथ। एज ए ओवरसीज हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज के तवस्सुत से सूबे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ज़िला हब में तकरीर, नात और क़िरत के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। पाक फौज की जानिब से लसपेला में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हुए। ज़िला चागी, कीच और सब्बी में 3 क्रिकेट मैच खेले गए, जिसमें सैकड़ों तमाशाइयों ने शिरकत की और मैचेस के इख्तिताम पर जीतने वाली टीमों में पाक फौज की तरफ से इनामात तकसीम किए। ज़िला नोशकी में तारीख़ पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इलाकाई अफराद ने शिरकत की। ज़िला सिब्बी और कोहलू में फुटबॉल और कबड्डी के खेलों से हज़ारों तमाशाई लुत्फ़अंदोज़ हुए। ज़िला हरनाई में 10 मई को मेरा आइन मेरी आज़ादी की ज़मानत पर एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। ज़ियारत के मकाम पर एक नुमाइशी दौरा मुनक़िद हुआ, लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। पाक फौज की ये काविशें बलूचिस्तान में न सिर्फ अमन और अमान की अक्कासी करती हैं, बल्कि खेलों के फ़रोग़ में भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। ब्रसल्स में अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि हमें नई नस्ल को पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत से रोशनास कराने के लिए पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज़ इकबाल और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और तामीर तरक्की की खातिर नुमाया किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट पर पहुंच गया है। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज हुआ। रूसी खाम तेल टैंकर जहाज की ऑयल पेयर नंबर 3 पर बर्थिंग कर दी गई है। जहाज से 56,000 मीट्रिक टन खाम तेल की मुंतकली की जाएगी। मुंतकली का अमल रात गए तक शुरू होना मुतवक्के है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में मजीद एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके हावरा में मुहासिर और तलाशी के ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुजार ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत जम्मू कश्मीर की बेवाओं और यतीमों की सरजमीन में तब्दील कर दिया गया। सैयद बशीर इंदिराबी, ख्वाजा फिरदौस और फरीदा बहनची और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरियों को मसाजिद में जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर करने जैसी भारतीय फौजियों की तौहीन आमेज कार्रवाइयाँ इलाके में फसाई हिंदुत्व हुकूमत की नई पॉलिसी बन चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद कस्बे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि फौजियों की क़यादत में जय श्री राम के नारे लगाने का वाक़या ज़िला पुलवामा की एक मस्जिद में नहीं बल्कि 2 मसाजिद में पेश आया। उन्होंने तौहीन आमेज कार्रवाई की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दूसरी जानिब जमेरात से श्रीनगर में कानून के बारे में नाम नहाद 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले भारतीय जजों पर श्रीनगर की सड़कों पर लगे पोस्टर्स के जरिए जोर दिया गया है कि वो तनाज़ कश्मीर की हसासियत के पेश नज़र अपने फैसले पर नजरसानी करें। पोस्टर्स में कहा गया है कि इस तरह के इजलासों में शिरकत जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि भारत में 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है और मोदी हुकूमत इलेक्शन में कामयाबी के लिए एंटी पाकिस्तान जज्बात उभार रहा है। 2 रोज कबल तितरी नोट सेक्टर पर होने वाला वाकया इसी की एक कड़ी है। आइंदा दिनों में इस तरह के मजीद वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने आज़ाद कश्मीर के वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें तशवीश है कि इंतखाबात जीतने के लिए भारत यासीन मलिक को फांसी की सजा दे सकता है। इस्लामाबाद में इंट्रा कश्मीर मीडिया डायलॉग के उन्वान से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज के सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। डायरेक्टर रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डॉक्टर राशिद महबूब ने मौजूदा दौर में मसला कश्मीर को इसके तारीखी तनाजुर में उजागर करने से मुतालिक मीडिया की अहमियत पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर वलीद रसूल, डॉक्टर अवैस वसी और सीनियर कश्मीरी सहाफ़ियों ने 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और इस गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम से कब्ल और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सीनियर कश्मीरी सहाफ़ियों ने मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि कश्मीर के कॉज को फ़रोग़ देने के लिए नए रुझानात और तकनीक को अपनाना चाहिए।
भारत की शमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में कशीदगी बरकरार है। पूरी रियासत में भारतीय फोर्सेस के खिलाफ नफरत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर में सैकड़ों खवातीन सड़कों पर हैं। भारतीय फौज ने एतराफ़ किया कि खवातीन कारकुन रास्ते बंद कर रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाइयों से रोक रही हैं। हफ्ते को यथान गांव की खवातीन के एक बड़े हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस का घेराव किया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। एहतजाज की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबैना 12 अस्कृत पसंदों को भी रिहा करना पड़ा। नारान के करीब बटल के मकाम पर बरसाती नाले पर नया स्टील ब्रिज नस्ब करके शाहराह कागान को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 7 माह कबल सैलाबी रेले में पुल के बह जाने से सयाहों और मकामी अफराद को बटल नाले के गहरे पानी से गुजर कर नारान जाना पड़ता था। शाहराह खुलने से सयाहों के साथ गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी मुख्तसर मुतबादिल रास्ते की सहूलत मिल गई है। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल किए गए 5 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस के अलावा सीनियर वकला ने शिरकत की। हलफ उठाने वालों में जस्टिस इकबाल कासी, जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज, जस्टिस शौकत रक्षानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी शामिल हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस की तादाद 13 हो गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें वजारत कॉमर्स से मुतालिक ऑडिट उमूर का जायजा लिया गया। कमेटी चेयरमैन ने नैब और FIA को हिदायत की कि जिन सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात नहीं चल रहे उन्हें NOC जारी किया जाए। कमेटी की जानिब से हिदायत की गई कि असलहा लाइसेंस को बर वक्त रीन्यू होना चाहिए। नए लाइसेंसेस के इजरा और रीन्यूअल के लिए वजारत कॉमर्स और दाखिले का लाहे अमल तैयार करें, ताकि एजेंट्स की जानिब से असलहा लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों से भारी रकूम लेने का सिलसिला बंद हो। वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क को माशी बहरान से निकालने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में आगे बढ़ने के वसी ज़राए मौजूद हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इससे कबल पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज, वफाकी टैक्स मुअस्ससे, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब अर्बन यूनिट और मकार्ड ने समेटा के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट को मुनाफा बख्श अदारा बनाने के लिए काबिल और बासलाहियत लोगों को ट्रस्टी बोर्ड का रुकन बनाया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमीन में रेगुलराइजेशन के तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुलाजमीन ही इदारों की असल क़ुव्वत हैं। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन मजीद बेहतर अंदाज में काम करके इदारे की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 20-20 हज़ार रुपये फीकस बोनस देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सैयद सैदिन रजा जैदी ने कहा कि मुलाजमीन इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए जामे पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। तकरीब से CBA यूनियन के अहदेदारान ने खिताब किया और मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए किए गए काम के बारे में बताया। वज़ीर ममलकत बराए तखफीफ गुर्बत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी ने वज़ारत दाखिला से खुसूसी मुतालबा किया है कि डेरा इस्माइल खान की तहसील पनियाला में नादरा दफ्तर और पासपोर्ट काउंटर का क़याम अमल में लाया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से नादरा दफातर में पासपोर्ट काउंटर्स का क़याम ऐसा इक़दाम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुतालबा है कि तहसील पुरवा, दारबंद, कुलाची और पहाड़पुर के नादरा दफातर को भी पासपोर्ट काउंटर फ्राहम करें। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा है कि गंधारा टूरिज्म के हवाले से पॉलिसी का ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। तफसील सदफ अफजल से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में गंधारा सकाफत के आसार सयाहत के फरोग का बाइस हैं और पूरी दुनिया में बसने वाले बुद्ध मजहब के मानने वालों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। डॉक्टर रमेश का कहना था कि पाकिस्तान में गंधारा सयाहत के फरोग के लिए जामे और तफसीली पॉलिसी मुरतब करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जहाँ पे ज्यादा बुद्धिस्ट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, वो कंट्रीज हमारे साथ एक टूरिज्म के ऊपर हमारे साथ काम करें। टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आपस में MOUs कैसे किए जाए इंटरनेशनली। 5 तारीख को जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें अभी से ही मुझे जापान, वियतनाम, सूडान, स्विट्जरलैंड, नेपाल की कंफर्मेशन आ गई है। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सयाहत के शोबे को तबाह किया, मगर मुस्लिम लीग नून ने दिन रात कोशिशें करके इस शोबे को बेहतर किया है। 11th, 12th और 13th एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स को जो है मैंने मदऊ कर लिया।
मगर उससे पहले मैंने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके कि आप नेशनल पॉलिसी के हवाले से आप इस गंधारा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तजावीज़ मुझे दें, आपकी तावन दरकार है। इसको पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बनाना चाहिए। डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि सयाहत के फरोग से मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की करेगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि इस्लाम में इंसानियत की खिदमत को अजीम इबादत का दर्जा दिया गया है। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों के दिल से कदर करता हूँ। रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर की कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के वफ़द से मुलाकात करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत सूबे में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात खासतौर पर दूर दराज और पसमानदा इलाकों के लोगों को मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सूबे के दीगर पसमानदा इलाकों की तरह ज़म अजला में भी फ्री डेंटल कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि वहाँ के गरीब आवाम की खिदमत कर सकें। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि निगरान सूबाई हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पेशावर में सिख बरादरी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिख बरादरी के लोग इंतहाई पुरअमन और मुहिब्ब वतन हैं। वज़ीर आला ने IGP खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की कि वो सिख कम्यूनिटी के साथ बैठकर इनके लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे। वज़ीर आला की सिख कम्यूनिटी के रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की ज़ेर सदारत गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में माहीगीरों की रिहायशी कॉलोनी की फिजिबिलिटी के लिए 3 करोड़ 38 लाख रुपए के अलावा दीगर मनसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने कहा कि गवादर की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत ने खतीर फंड्स फराहम किए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ से अंसार बनी ट्रस्ट के चेयरमैन अंसार बनी और वाइस चेयरमैन शाहीन बनी ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि ट्रस्ट हंगामी सूरत हाल से निपटने, बच्चों की स्मगलिंग रोकने, कैदियों को कानूनी मदद फराहम करने और कुदरती आफात में इमदाद पहुँचाने के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर ने कहा कि फलाही इदारे अपनी तमाम सरगर्मियों को बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों तक वुसअत दें। नाज़रीन, ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी मवेशी मंडियां जानवरों से भर गई हैं। ऊंट, बैल, दुम्बे और बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। ईद कुर्बान की आमद है। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जुड़वा शहरों के संगम पर मवेशी मंडी सज गई हैं। दूर दराज इलाकों से आए व्यापारी खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवरों से मंडियां सजाए बैठे हैं। इनकी खुराक बेसिकली ये है कि कनक, गंदुम जिसे कहते हैं, उसका दलिया बना के देते हैं, खल होती है और सूड़ी वगैरह होती है, इस तरह की आइटम, और कल चोकर वगैरह, साथ तेल शेल देते हैं, सरसों का तेल देते रहते हैं डेली रूटीन में इनको। जानवरों की कीमतों में इजाफे के बायस व्यापारियों और खरीदारों में बड़ी मुश्किल से मामलात तय पाते हैं, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के जज्बे से सरशार लोग हर हाल में कुर्बानी के लिए अच्छे और जाज़बे नजर जानवर का हसूल मुमकिन बनाते हैं। हम लोग सुबह से घूम रहे हैं साथ साथ, तो अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखे कितनी बड़ी मंडी है, इसमें कोई हमारा रेट किसी के साथ हो ही नहीं रहा। पिछली बार हमने फतेह जंगी बैल लिया था ब्लैक एंड वाइट कलर का, इस बार भी वही कोशिश है, वही लेंगे। 3 दिन से 2-3 मंडियाँ घूम चुका हूँ और अभी ट्राई जारी है हमारी, मगर मंडी तेज़ है काफ़ी सारी। बकरों की प्राइस इधर कर रहे हैं 60-65 हज़ार रुपये का, तो हमने 50-50 हज़ार रुपये के 4 बकरे ले लिए और बैल लिए 1,70,000 रुपये के। अच्छा बैल है। ईद कुर्बान के मौके पर बकरों, दुम्बों के अलावा गायें, बैल और ऊंट भी मवेशी मंडियों में लाए गए हैं और जूं ईद करीब आ रही है, इनकी मांग में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से मंडी में व्यापारियों और खरीदारों के लिए लाइटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत फराहम की जा रही है ताकि इनके लिए आसानी पैदा हो सके। ईद कुर्बान के मौके पर हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करे और खूबसूरत से खूबसूरत तर जानवर खरीदे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। ईद कुर्बान की आमद है और इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरियां, टोके तेज करने और फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई है। काम में कई गुना इजाफे की वजह से इनके औकात कार में भी इजाफा हो गया है। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। ईद कुर्बान के मौका पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करे। करोड़ों जानवरों की कुर्बानी के लिए इसी मुनासबत से छुरियां और टोके भी ईद कुर्बान की ज़रूरत हैं। ऐसे में छुरियां टोके तेज करने वालों के काम में कई गुना इजाफा हो गया है। बाज़ शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान के मौका पर नई छुरियों और टोके की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले से रेट डबल हुआ खड़ा है महंगाई की वजह से, तो पहले कुर्बानी इतनी महंगी है, अब इन्होंने रेट उठाए हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। दुकानदारों का कहना है कि नई छुरियों और टोकों की कीमतें हों या इन्हें तेज करने की उजरत में इजाफा, ये बिला सबब नहीं
हर चीज़ की कीमतों में इजाफे की वजह से ये नागुज़ीर है। 4 मोटरें लगी हुई हैं, गाहक वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं होता। लकड़ी इतनी महंगी हुई है, 60 रुपए किलो मुड्डी है, और बुगदा जो है कम से कम 1200 रुपए का है। पिछले साल जो रेट थे टोकों के, इस साल डबल हुए पड़े हैं। माल भी इस दफ़ा कम आया और गाहक भी इस दफ़ा कम है। कीमतों और उजरत में इजाफे के बावजूद ईद कुर्बान के मौका पर शहरी मुंह मांगे दामों पर छुरियां और टोके खरीदने पर मजबूर हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद कसाई की तलाश अहम मरहला होता है। ईद का दिन करीब आते ही कसाईयों की बुकिंग का सिलसिला भी जोर पकड़ गया है। मजीद बताएंगे एहसन नूर। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद कसाई की तलाश ईद कुर्बान का दूसरा अहम मिशन ख्याल किया जाता है। ईद उल अजहा के रोज माहिर कसाई का मयसर आ जाना किसी नेमत से कम नहीं। जिसको कसाई मिला वो खुशनसीब, और जिसको ना मिला उसका ईद का दिन कसाई की तलाश में गुजर जाता है। ईद कुर्बान के आते ही कसाईयों की दुकानों पर बुकिंग करवाने वालों का रश लग गया है। डिमांड के पेश नजर कसाईयों ने अपने मुआवजे भी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुकर्रर कर दिए हैं। जो कुर्बानी की सुन्नत है ना, वो इसी लिहाज से किसी कारीगर से होनी चाहिए। सस्ता और ना तजुर्बेकार कसाई कुर्बानी का गोश्त खराब कर सकता है। ईद उल अजहा के रोज हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपना जानवर माहिर कसाई के हाथों ज़िबा करवाएं, ताकि पकवान के जायके के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद कुर्बान पर बच्चों की ईद कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से ही होती है। किसी को बकरे प्यारे होते हैं तो कोई बच्चा बैल की मलकियत का दावेदार होता है। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं अज़का मकसूद। कुर्बानी के आखिरी अय्याम में बच्चे अपनी भूख प्यास भुलाकर सारा वक्त अपने इन प्यारे दोस्तों के साथ गुजारते हैं। ये नन्हे फरिश्ते अपने कुर्बानी के जानवरों की न सिर्फ खूब खिदमत और खातिर तवाज़े करते हैं, बल्कि उनसे पक्की दोस्ती कर लेते हैं। सब घरों में कुर्बानी का जानवर बच्चों की आंखों का तारा होता है। ईद उल अजहा आते ही बच्चे बड़े ही ज़ौक के साथ बकरों को घुमाने के लिए गली मोहल्लों में निकल जाते हैं। बहुत शरारती है, मैं इसके साथ खेलता भी बड़ा हूँ, ये तंग भी बहुत करता है। ये मेरा दुम्बा है, हमने इसको कुर्बानी के लिए खरीदा है। बहुत ज्यादा बकरे आते हैं और वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। बच्चों का तो ये हाल है कि इन पहलवान बकरों के नखरे उठाने में कोई कसर न रह जाए। कभी अपने जानवरों को नहलाने धुलाने में, तो कभी उनको चारा खिलाने में। बच्चों की इसके अलावा और कोई मसरूफियात नहीं होती। बच्चे जानवरों के नाम भी अपनी पसंद के रख लेते हैं। सारे बकरे मेरे दोस्त हैं, मैंने इनका नाम डोडू रखा। मैं इसी महीने का वेट करती रहती हूँ कि इस महीने हम लोग बकरे ज़बा करेंगे और इनके साथ बहुत ज्यादा खेलेंगे कूदेंगे। कभी गलियों में बैल जबरदस्त नखरीले अंदाज में शू शू करके निकल जाते हैं और उनको देखकर बच्चे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। और अगर मोहल्ले में कोई ऊंट ले आया तो सब ऊंट को देखने के लिए चले जाते हैं। बच्चों का खसूसी कमाल ये है कि कुर्बानी के जानवरों के लिए दूध और मेवा डालकर जानवरों को इतना मानूस कर लेते हैं कि फिर वो उनसे अलग होना ही नहीं चाहते। और फिर ये बच्चे ईद वाले दिन जब जानवर की कुर्बानी की जाती है तो अक्सर बच्चे नाराज और उदास हो जाते हैं। बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला को वो कुर्बानी बहुत पसंद है जो हमें बहुत ज़्यादा महबूब हो और उसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया जाए। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह कोयटा की मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का रश बढ़ गया है। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के त्यौहार पर सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए कोयटा की मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त अपने उरूज पर पहुंच गई है, जहां खरीदार अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए सरगर्दा हैं। इंशाल्लाह अच्छा दुम्बा मिल गया तो खरीद लेंगे। मालदारों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की देखभाल और खूब अफजाइश की गई है। कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ इकसाम में गायें, बैल, ऊँट, बकरे, भेड़ समेत मुख्तलिफ जानवर मवेशी मंडियों में फरोख्त के लिए लाए गए हैं। मैं अपने वालिद के साथ कुर्बानी का बकरा खरीदना है, उम्मीद है कि कोई अच्छा बकरा मिल जाएगा। कोयटा में महकमा लाइफ स्टॉक ने शहर के मुख्तलिफ 8 मुकामात पर मवेशी मंडियों का एहतमाम किया है, जिसमें कोंगो वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ वेटरनरी डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी सेहतमंद जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। ईद उल अज़हा का त्यौहार हमें जज्बा एहसार और एक दूसरे की तकरीम का दर्ज देता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंगजू ग्रुप वैगनर के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखते हुए कहा है कि लोग फौज में शामिल हो जाएं या अपने घरों को वापस चले जाएं, व दीगर सूरतों बेलारूस भी जा सकते हैं। कौम से अपने खिताब उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप के जंगजुओं की अक्सरियत मुहिब वतन और खुद को रियासत के लिए वक्फ करते हुए मैदान जंग में अपनी बहादुरी साबित कर चुकी है। सदर पुतिन ने कहा कि मगरबी दुनिया अपनी नाकामियों का बदला लेने के लिए रूस में कत्ल गारत चाहती है। कौम से खिताब से कबल सदर व्लादिमीर पुतिन की सदारत में क्रेमलिन में अहम इजलास हुआ, जिसमें यूक्रेन जंग और कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर से गौर आए। रूस और यूक्रेन के दरमियान मशरकी और जनूबी महाज पर झड़पें जारी हैं। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। रूस की जानिब से भी यूक्रेनी तंसीबात पर मिसाइल फायर किए गए। मॉस्को में वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की बख्तबंद गाड़ियों, अमरीकी साख्ता ऑटोमेटिक होर्डर्स और दीगर तंसीबात को तबाह कर दिया गया। रूस ने बहरा बाल्टिक में टेक्निकल लड़ाका जेट मशक़ें शुरू की हैं, जिनका मकसद खुसूसी मिशन के दौरान इस्तेदाद कार को जांचना और उनमें इजाफा है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में फौजी इमदाद के लिए फंड्स में इजाफे का फैसला किया है। यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की खरीदारी के साथ फौजियों को तरबियत की फराहमी के लिए फंड में 3.5 अरब यूरो का इजाफा किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने मार्च 2021 में अमन सहूलत फंड कायम करते हुए फैसला किया था कि इलाकाई अमन बरकरार रखने और बैरून मुल्क यूरोपीय यूनियन के मफादात के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मनी ने यूक्रेन की तामीर नौ की खातिर मुंजमद रूसी असासे इस्तेमाल करने के यूरोपीय यूनियन के मंसूबे की मुखालफत की है। यूरोपीय कमीशन यूक्रेन की तामीर नौ के लिए अरबों यूरो इकट्ठा करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। ताहम इस तजवीज़ को यूरोपीय मरकजी बैंक के साथ कई मुल्कों ने मुस्तरद करते हुए इस पर मजीद गौर करने का मुतालबा किया है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाजरीन, लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से मौसम खुशगवार रहा। मौज़मुद्दीन की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। शदीद गर्मी, घुटन और हब्स के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और इसके गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के नतीजे में शहर का मौसम आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बेहतर रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 जबकि कम से कम 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने शहर में अगले 3 रोज मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। जो मंथली रेनफॉल थी वो भी 224 मिलीमीटर का रिकॉर्ड था, तो लाहौर में अभी तक 364 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे मौसम काफी खुशगवार हो गया। शहर में आज पूरा दिन बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोले का सिलसिला भी जारी रहा और हवाएं चलती रहीं, जबकि मजीद बारिशों के पेश नज़र ज़रा इंतजामिया और वासा के अमले भी अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा। ताहम मशरक़ी बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश योब में 40 मिलीमीटर, डेरा गाजी खान 30, बहावलपुर 27, मुल्तान में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लसबेला, हुजदार, बगरोड, अस्तोर, मारम जब्बा, पटन में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई।